A happy morning to all of you. As we all know that the atom is made up of subatomic particles, electrons, protons and neutrons. But how these particles are arranged within the atom? So today we will discuss about the two models which will tell about the arrangement of particles within the atom. So first is Thomson's model of an atom. This model of an atom was given by J.J. Thomson in 1898. Now, according to Thomson, atom was in a spherical in shape which had positive charged particle and negatively charged particles equally distributed and hence it was electrically neutral. थॉमसन ने क्या कहा कि जो एटम है वो स्फेयर शेप में है, ठीक है, जो कि एक क्या है, इट इज़ अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कुछ एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एम्बेड किया गया है, दे वर एम्बेडेड इन इट एंड दे आर सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जैसे ही वो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे जो एटम है दैट विल बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इट्स ऑब्जर्वेशन कुड ऑल्सो भी कॉल्ड एज अ प्लम पुडिंग मॉडल और अ वाटरमेलन. इसको हम इस तरह से भी एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे वाटरमेलन होता है जिसमें जो उसका रेड एडिबल पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट को शो कर रहा है और उसमें जो सीड्स होते हैं, ब्लैक सीड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह एक्ट कर रहे हैं विच आर एम्बेडेड इन दैट रेड पार्ट. या इसको हम एक रेजिन पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग भी अज्यूम कर सकते हैं जिसमें एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलती है. बट दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, इसने ओवरऑल न्यूट्रलिटी के बारे में तो बताया कि जो एटम है एज अ होल इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट क्या इसके रिजल्ट्स थे अबाउट द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. सो दिस मॉडल वॉज रिजेक्टेड एट दैट टाइम एंड द नेक्स्ट मॉडल was Rutherford's model. So, a famous experiment of Rutherford was the alpha particle scattering experiment. ठीक है, रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कंडक्ट किया था, एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया, हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स लिए, ठीक है, दे वर कमिंग फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स, दे वर डायरेक्टेड टू फॉल एट अ थिन फॉइल ऑफ द गोल्ड मेटल. बहुत हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल्स लिए और उनको स्ट्राइक करवाया गया. किसकी तरफ स्ट्राइक करवाया गया, एक थिन गोल्ड फॉइल की तरफ. अ थिन फॉइल हैड अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और वो जो थिन फॉइल थी उसके अराउंड जो है एक हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन को प्लेस किया था. ठीक है, और जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स उसको स्ट्राइक करते थे स्क्रीन को, एक फ्लैश जो है वहाँ प्रोड्यूस होती थी उस पॉइंट पे. तो ये था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स हिट करते थे स्क्रीन पे एक पॉइंट पे आपको जो है फ्लैश दिखाई देती है, टाइनी फ्लैश वॉज सीन और प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट. जैसे आपको देखो यहाँ पिक्चर में शो किया गया है कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया है जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आपके पास जो है प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, ये जो आपको फॉइल दिख रही है ये क्या है, गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल. ये जो आपको राउंड पार्ट दिख रहा है सर्कुलर, ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जहाँ पे जैसे ही गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करते थे और एक पॉइंट पे जो है आपको फ्लैशेस दिखाई देते थे. ठीक है, और यहाँ से रेडियो एक्टिव सोर्स से बीम अल्फा पार्टिकल्स की जो है दैट विल फॉल ऑन द गोल्ड फॉइल, और इस तरह से ये जो है आपको डिफ्लेक्शंस यहाँ पे दिखाई देंगी. कुछ एक पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट होंगे, बट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, जिसमें कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिली. सो ये आपको कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल. अब क्या देखा गया, रिजल्ट्स क्या हुए इसके. फर्स्ट रिजल्ट हमने क्या देखा, that most of the alpha particles passed straight through the gold foil without being deflected. क्या था कि वहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिली, वो डायरेक्टली स्ट्रेट पास कर गई. कुछ फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्ट हुई बट ओनली बाय स्मॉल एंगल्स, थोड़े से एंगल के साथ ही, और कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स वेरी फ्यू 1 in 20,000 दैट बाउंस्ड बैक. मतलब क्या देखा गया कि जो पार्टिकल हिट कर रहा था वो वापस भी आ रहा था. ठीक है, वही जो है उस जिस बीम से वो पास कर रहा था उसी बीम से वो बाउंस बैक भी कर रहा था. दैट इज़ वर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री. ठीक है, इतने हाई लार्ज एंगल पे वो डिफ्लेक्ट बैक हो रहा था. तो इससे हमने क्या ऑब्जर्वेशंस देखी, अब हमने क्या देखा, बहुत से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड रह गए थे, वो पास कर गए थे थ्रू द गोल्ड फॉइल स्ट्रेट. इसका मतलब क्या है कि मोस्टली स्पेस एटम में जो है दैट इज़ एम्प्टी.
क्योंकि कुछ बहुत से पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड रह गए थे। इसका मतलब ज़्यादा स्पेस एटम के बीच में क्या है, एम्प्टी। अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जिनमें हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिली थी। क्योंकि वो इतने हाईली एनर्जेटिक हैं तो होना क्या चाहिए था कि सारे डिफ्लेक्ट करने चाहिए थे लार्ज एंगल पे, बट उसमें से कुछ एक ही डिफ्लेक्ट कर पाए थे। The deflection must be due to the enormous repulsive forces showing the positive charge in the atom. अब वो जो डिफ्लेक्शन है वो क्यों देखी गई होगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ रिपल्शंस एग्जिस्ट कर रही होंगी, कुछ रिपल्सिव फोर्सेस आए होंगे, क्योंकि एटम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और आप यहाँ से भी अल्फा पार्टिकल्स को फॉल कर रहे हो, अल्फा पार्टिकल्स जो है स्ट्राइक कर रही हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ रिपल्शंस हुई होंगी पॉजिटिव चार्ज में, इसलिए वहाँ डिफ्लेक्शन आई, क्योंकि एटम पे भी पॉजिटिव चार्ज है और आप अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। बट वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम जगह पे प्रेजेंट है, वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज हमें जो डिफ्लेक्शन है, जो हमें वो रिपल्शन है, वो बहुत कम देखने को मिली। दैट मीन्स जो वो पॉजिटिव चार्ज है एटम में वो भी बहुत कम स्पेस में प्रेजेंट है। सो ऑब्जर्वेशन से हमने क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ करी इस मॉडल में, these are very important. The positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in an extremely small region. जितना भी पॉजिटिव चार्ज है या उस एटम का जितना भी टोटल मास होता है, वो जो कंसनट्रेट है, वो जो एग्जिस्ट करता है, वो बहुत एक छोटे रीजन में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो डिफ्लेक्शंस हैं वो बहुत कम देखी गई। मतलब जब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट कर रहे थे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, वहीं डिफ्लेक्शन हो रही थी, बाकी वो जहाँ पे भी जो है स्ट्राइक कर रहे थे वहाँ से डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी। और उस छोटे रीजन को, कंसनट्रेटेड रीजन को बोला क्या गया, न्यूक्लियस। वो जो स्मॉल रीजन था जहाँ से डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिली, जहाँ पे जो मास था एटम का कंसनट्रेट था, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेट था, वो रीजन का नेम था न्यूक्लियस। And the nucleus was surrounded by electrons moving in a very high speed in circular paths called orbits. और जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे, बिकॉज अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, and they were found to be revolving around the nucleus in circular paths which are called as orbits. Electrons और nucleus are held together by the electrostatic forces of attraction. Electrons और जो nucleus का relation था, या जो due to which they are held together, that is only because of the electrostatic forces of attraction between them. सो हमें रदरफोर्ड मॉडल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स पता चले। हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला, विच इज़ वेरी स्मॉल इन साइड एंड इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज इन विच एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड। और हमें एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का भी पता चला। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। तो हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स पता चले, क्योंकि थॉमसन से हमें सिर्फ इतना पता चला था कि एटम इट इज़ अ पॉजिटिव स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। बट रदरफोर्ड ने प्रॉपर अरेंजमेंट दिया कि जो एटम में पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत छोटे एरिया में प्रेजेंट है, और उस छोटे एरिया को नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस, जहाँ पे टोटल मास एटम का होता है और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो उस न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। बट इस मॉडल के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द नेचर। अब जो हमारे नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, ये उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टीन्यूसली हम कह रहे हैं कि वहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन प्लैनेटरी मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, कि वहाँ पे क्यों ऐसे वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी के कारण कैसे वहाँ पे एक प्लैनेटरी मोशन आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में नहीं बता पाया था रदरफोर्ड मॉडल, और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में नहीं बताया था। तो मेन ड्रॉबैक ये था कि अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा दे विल लूज एनर्जी एंड दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और अगर वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, देन एटम विल कोलैप्स, और अगर एटम कोलैप्स हो जाता है तो एटम विल बिकम अनस्टेबल। बट ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज एटम इज स्टेबल इन नेचर। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, कि अगर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा वहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी है जो एग्जिस्ट करती है जिसके कारण वो कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं एंड दे आर नॉट फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस। बिकॉज अगर वो
न्यूक्लियस में चले जाएंगे तो एटम्स जो है इट विल कोलैप्स एंड इट विल बिकम अनस्टेबल, बट इन रियलिटी जो एटम है दैट इज स्टेबल इन नेचर। सो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छे से, ठीक है, इसलिए वो इसका क्या बन गया, ड्रॉबैक। सो फर्दर इसका ड्रॉबैक जो है वो ओवरकम हुआ बोहर्स मॉडल में, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द models of atoms, that is Thomson's model of atom and Rutherford's model. So thank you everyone.